हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग जनरल साइंस का एक टॉपिक लेकर आए हैं, सेल, जिसे कोशिका कहते हैं। आज हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्कूल लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक हर जगह पूछा जाता है। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में ना पूछा जाए, बट किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो ये एक जो जनरल साइंस है ये आपको हेल्प करेगा। अगर ये आपके यूज़फुल है, आपके कंटेंट, आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता है तो पढ़िएगा। आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा और इसी से क्वेश्चन आता है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो उसका अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो एटलीस्ट 80 से 90% चांस है कि आप क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन 100% तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट 80 से 90% चांस है क्वेश्चन आपका बन जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल को कोशिका भी कहते हैं। ये बायोलॉजी के स्मॉलेस्ट बायोलॉजी का यूनिट में सबसे छोटी इकाई अगर कह सकते हैं तो कोशिका को कहते हैं, सबसे छोटी इकाई। इसके बाद ये सबसे छोटी इकाई तो आई है जीवात्मक की, बायोलॉजिकल की, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। कहने मतलब कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका हमारे शरीर की जीवात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये तीनों होती है, बायोलॉजिकल भी है, स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल। मतलब ये जीवात्मक तो है ही है, इससे स्ट्रक्चर भी बनता है और ये फंक्शन भी करती है बॉडी में। ठीक। तो सबसे सेल कोशिका कहते हैं। यही कोशिका जब मिलती हैं तो मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं, जिसे हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू बनेगा, टिश्यू से कोई ऑर्गन बनेगा। जैसे हमारे कान हो गए, कोशिका से मिले टिश्यू बना। उस टिश्यू को जब टिश्यू और मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ऐसे ही ऑर्गन बन बन के क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। हमारी बॉडी का क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। अंग तंत्र भी कहा जाता है। तो कुछ सेल ऐसा होता है, ये एनिमल सेल है, हमारा जंतु जंतु कोशिका कहते हैं इसे। इसमें न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो टाइप का होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। उसके बाद इसमें सेंट्रियोल्स होता है, गोल्गी बॉडीज होता है, लाइजोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोपोर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी एग्जाम में बिल्कुल डीप तो पूछेगा नहीं वो आपसे वही चीज़ें पूछेगा जो चीज़ें कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछी जाती हैं। उसको आपको टेस्ट तो करना नहीं कि आप कितना डीप नॉलेज आपको इस सेल के बारे में। तो सेल के और कुछ पढ़ लेते हैं। सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक जीवन की एक सबसे जरूरी इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। एक कॉर्क सेल, जो जैसे वो कह सकते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक का जो ढक्कन होता है, वैसे इन्होंने खोज की थी उसके अंदर, किसकी? कोशिका की। डेड सेल वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। और मृत जो कोशिका थी उसकी खोज भी इन्होंने की थी। ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया है, कोई कोशिका की खोज तो सब बता देते किसने किया है। क्वेश्चन पूछता है लिविंग सेल और डेड सेल की खोज किसने की है। कि मृत कोशिका और जीवित कोशिका की खोज किसने की है? तो जीवित कोशिका की खोज की है एंटोनी वॉन लिवनहॉक ने की है, जिसे सजीव कोशिका भी कहते हैं। और मृत कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने ही। अब इसके बाद आता है कोशिका। कोशिका दो टाइप में बढ़ गई। ठीक, कोशिका के दो प्रकार हो गए। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ये पाया जाता है बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, हरित निर्हरित शैवाल जो होते हैं उसमें पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ये फंगस हो गया, फंगी जिसे हम लोग कहते हैं, एल्गी हो गया, एनिमल सेल, प्लांट सेल, मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं प्रिमिटिव होते हैं। ये कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, मतलब प्रिमिटिव का मतलब प्रीमैच्योर होती हैं। प्रिमिटिव का मतलब प्रीमैच्योर होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक। और जो यूकैरियोटिक होती हैं, यू मीन्स ट्रू, इसमें कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक जो सेल है, इसमें कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, तो पूरी तरह विकसित होती हैं। बट जो प्रोकैरियोटिक, इसमें पूरी तरह विकसित नहीं होती, प्रीमैच्योर होती हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें, यूकैरियोटिक में। जिसे लोग केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका अनुपस्थित प्रोकैरियोटिक में और केंद्रिका उपस्थित यूकैरियोटिक में।
सेल डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इसमें कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन। जब कोशिकाएं विभाजन होगा तभी तो टिश्यू बनेगा, जिसे हम लोग ऊतक कहते हैं, ऊतक बनेगा। और जब ऊतक बनेगा तो उसी से तो ऑर्गन बनेगा। प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स का सिर्फ 70S टाइप पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में 70S और 80S दोनों टाइप के क्या कहते हैं कि कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक में वैक्यूल एब्सेंट होता है, वैक्यूल एब्सेंट मतलब रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं, और यूकैरियोटिक में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, और लाइसोसोम प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। और कुछ चीज़ें जो जाननी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ये इस नाम को याद रखिएगा कि जो आउटर लेयर होता है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, एग ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, जीवाणु में पाया जाता है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, हमारे शरीर का सबसे बड़ा सबसे लंबा सेल कौन सा है, वो न्यूरॉन का है, तंत्रिका कोशिका कहते हैं, सबसे लंबा है। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो वो है ओवम। एक्सेल भी कहते हैं, अंड कोशिका जो वुमेन में पाया जाता है। फिर स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन का कौन सा, स्पर्म, शुक्राणु जिसे कहते हैं। और लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, स्किन, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का कौन सा, स्किन है। ठीक, अब इतना हम जान लिए। तब पहला आता सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, देखिए सेल वॉल, पहले आपको फोटो दिखाता हूँ सेल वॉल क्या होता है, फिर बात करेंगे। देखो फोटो दिख रही है आपको, हल्का सा और जूम कर देता हूँ। ये दिख रहा है बाहर की वाली लेयर, ये जो लेयर दिख रही है ये वाली दोनों में, ठीक है, इसी को सेल वॉल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है सेल वॉल। सेल वॉल को कोशिका भित्ति भी कहते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बैक्टीरिया एंड फंगल सेल बट नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल जो होता है ये जो प्लांट हो गए, बैक्टीरिया हो गई और फंगल हो गए, उनके क्या कहते हैं बाहर की एक वॉल है, एक दीवार है ये, बट एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता। अभी कुछ लोग कहेंगे आपने दिखाया, फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए जब पढ़ रहे हैं तो। ये देखिए इसमें दिखा दिया है, बट ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, एनिमल सेल का, ठीक। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, बट सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको गलत नहीं बताऊंगा मैं जो दिया है, ठीक। तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बैक्टीरिया एंड फंगल सेल बट नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल में जो प्लांट्स कोशिका होती है, पादप कोशिका होती है, उसमें जो सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज, जिसे हम लोग प्लांट का कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, उसकी बनी होती है सेल वॉल। फंगल्स में जो फंगस होता है उसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, चिटिन की, काइटिन भी कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसे जीवाणु कहते हैं, उसमें सेल वॉल होता है, वो पैक्टिन की बनी होती है। पेप्टिडो ग्लाइकोगन कहते हैं, क्या कहते हैं, पेप्टिडो ग्लाइकॉन, ठीक, उसकी बनी होती है किसकी, बैक्टीरिया में। अब सेल वॉल का कुछ काम भी होता है, कोशिका भित्ति के कुछ काम भी होते हैं। क्या काम करती है, पहला कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करना, इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल। ये जितनी कोशिकाएं होती हैं उसको ये मजबूती प्रदान करती है सेल वॉल। कोशिका को संरचना प्रदान करना, ये एक कोशिका को शेप भी देती है सेल वॉल, जिसमें शेप होगा वो सेल वॉल उसको शेप देगा किसी भी कोशिका को। इट हैज़ द एबिलिटी टू रिपेयर एंड रीजनरेट द सेल। इसके पास क्या कहते हैं, एक खूबी कह सकते हो कि ये अपनी मरम्मत खुद करता है, ठीक, और ये बनता रहता है, ये पुनर्जनन करता रहता है अपने आप को। ये अगर कुछ सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो नए सेल बनते रहेंगे, इसका प्रोसेस ये चलता रहता है।
फिर दूसरा होता है न्यूक्लियस, इसे हेडक्वार्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक, ये याद रखना, हेडक्वार्टर ऑफ सेल किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने ही न्यूक्लियस की खोज की थी कोशिका के अंदर 1831 में। एक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। कहने का मतलब कि जो न्यूक्लियस है ये एक सेंटर में है सेल के, जो उसकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल एंड इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। ये सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फोटो दिखाता हूँ आपको। एनिमल सेल में नहीं, प्लांट सेल में है, तो प्लांट सेल आपको दिखाता हूँ। ये न्यूक्लियस इसकी बात कर रही है, जो मेन वाला पार्ट बीच में आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। यही क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक, इसी बात कर रहा है कि ये एक मेन है किसी किसी भी सेल का। किसी सेल का क्या ये बिल्कुल मेन है, किसी सेल का ये बिल्कुल मेन है। ठीक, इसलिए इसको कहा गया है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का और ये उसकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, और ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग भी है। इट इज़ एन इनक्लोज्ड एरिया कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्या बात कर रहे हैं, इसके बाहर एक झिल्ली होती है जो इसको घेरे रहती है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एक झिल्ली होती है जिसको क्या कहते हैं, घेरी रहती है। फोटो देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो झिल्ली है वो कौन सी है, ये रही। इसे मेंशन नहीं है बट ये बाहर वाली जो लेयर है यही है। In eukaryotic cell, true nucleus is present and in prokaryotic cell, primitive nucleus is present। क्या 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 इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक, केंद्रक पाया जाता है, स्पष्ट रहता है क्योंकि वो वहाँ पूर्ण विकसित है। बट जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, इसमें जो सेल होता है वो प्रीमैच्योर होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। इसका कुछ काम होता है, पहला, इट कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द सेल। ये कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। इट कंट्रोल इनहेरिटेंस बिकॉज डीएनए फाउंड हेयर। ये ही क्या कहते हैं, अनुवांशिकता, जो अनुवांशिकता होती है उसको यही नियंत्रण करता है, क्योंकि जो डीएनए वाला पार्ट होता है, जो जीन्स आगे एक 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 जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो ट्रांसफर करता है, वो डीएनए इसी में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। अब आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अभी बताया मैंने कि सेल वॉल से प्लांट में पाया जाता है, बट जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन और ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा लीमा, इसको एक और नाम से जाना प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं इसको। इन प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंगल सेल, द सेकेंड लेयर इज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगल सेल हो गया, इनमें जो दूसरी लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। और आता है सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अब सेल मेम्ब्रेन का कुछ काम होता है, फंक्शन इसका इसका एक ही मेन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, इसको एक कोशिका से दूसरी कोशिका में तक ले जाता है। मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पोषक तत्वों ले जाने का काम ये सेल मेम्ब्रेन का होता है। इसका एक नाम होता है प्लाज्मा लीमा, वो भी याद रखना। फिर आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कवर न्यूक्लियस फ्रॉम ऑल साइड। जो साइटोप्लाज्म होता है ये क्या करता है, न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरे रहता है। कोशिका द्रव जीव द्रव का वह भाग है जो केंद्रक को चारों तरफ से घेरे रहता है। ठीक, इट इज जेली लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल। ये कोशिका के अंदर पाया जाता है और जेलीनुमा संरचना इसकी होती है। कैसे, अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ये जो अंदर वाले पोर्शन है, ये जो चीज़ है, ये जो पूरा फैला हुआ है पूरा में, इसी को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये इसमें पाया जाता है, इसी ये सब क्या साइटोप्लाज्म है। ठीक, जो जो न्यूक्लियस को घेरे रहती है चारों तरफ से। अब आता फंक्शन, इसका काम क्या है, इट हेल्प्स
सेल टू मेंटेन शेप, ये कोशिका को अपनी संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू सेल रेस्पिरेशन, ये कोशिका को श्वसन करने में सहायता करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन द सेल, ये पूरी कोशिका में पोषक तत्वों का संचार करता है। मतलब पूरी जो कोई कोशिका होती है उसके अंदर जो पोषक तत्व पहुंचाना, हर पार्ट में गोल्गी बॉडी हो गया, राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, और भी जितनी सारी चीजें सब तक पहुंचाने का काम भी इसी का होता है। ठीक, अब आता है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? इट इज अ मिक्सचर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस सॉरी। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये मिक्सचर होता है किसका? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का। कोशिका द्रव और केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव बनता है। इसकी खोज की है डुजार्डिन ने 1835 में, ठीक। और 1839 में पुरकुंजे ने पहली बार इसका नाम प्रोटोप्लाज्म दिया था। मतलब शब्द पहली बार पुरकुंजे ने दिया था 1839 में। राइबोसोम, ये इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम आपको पता होना चाहिए। ये क्या कहते हैं कि एक कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसकी खोज की है जॉर्ज ई पैलाडे ने 1955 में इसकी खोज की है। ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये दो टाइप का होता है, तो कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि ये कौन सा है और किस में कौन सा पाया जाता है। तो राइबोसोम होता है एक 70S टाइप का, एक होता है 80S का। जो 70S टाइप का राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और जो 80S टाइप का होता है ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसका मेन काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण करना ही राइबोसोम का मेन काम है। ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर, इसकी खोज किसने की थी? कॉलिकर ने की थी 1880 में। इन 1890 1890 में अल्टमैन गेव नेम बायोप्लास्ट। फिर क्या हुआ? इसकी खोज तो कॉलिकर ने कर दी, 1890 में क्या हुआ कि अल्टमैन ने इसका नाम दे दिया बायोप्लास्ट, ठीक। जो 1897 में सी बेंडर ने कहा कि नहीं, इसका नाम क्या, उन्होंने क्या नाम दे दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो 1897 में सी बेंडा ने इसका सबसे पहला नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया, ठीक। तो ये कई बार पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? सी बेंडर ने दिया 1897 में। और किसने डिस्कवर किया है? ये डिस्कवर किया कॉलिकर ने 1880 में। तो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आता है इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको कोशिका का ऊर्जाघर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोशिका का ऊर्जाघर, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। इट्स मेन वर्क इज टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका मेन काम क्या है कि ऊर्जा को स्टोर करके रखना, किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या होता है? एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं एटीपी को, ठीक। तो ये इसको ये याद रखना, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसका मेन काम क्या होता है? एनर्जी को स्टोर करके रखना एटीपी के फॉर्म में, ठीक। अब आता है गोल्गी बॉडीज। इसकी खोज की है कैमिलो गोल्गी ने 1898 में। इसके बाद जो पोर्शन बनता है यहाँ से बनता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, किसको कहा जाता है? गोल्गी बॉडीज को कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, गोल्गी बॉडीज को कहा जाता है। बैक्टीरिया इन ब्लू ग्रीन एल्गी, गोल्गी बॉडी इज नॉट प्रेजेंट। ये एक खास बात पता होनी चाहिए, किसमें नहीं पाया जाता? तो ये पाया नहीं जाता है किसमें? बैक्टीरिया, जीवाणु और नील हरित शैवाल जो होते हैं इनमें गोल्गी बॉडीज नहीं पाया जाता है। इसके बाद एक चीज़ और इसमें कहा गया है, तो कि ऐसा होता है कुछ गोल्गी बॉडीज इस टाइप का, ये फिगर है उसका। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द किडनी ऑफ द सेल बिकॉज इट रिमूव सेल डेब्रिस। इसको कोशिका का किडनी भी कहा जाता है क्योंकि कोशिका की गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है, ठीक। कोशिका की गंदगी को बाहर निकालती है। इट्स मेन फंक्शन इज द पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। इसका मेन मुख्य काम क्या है? मुख्य काम इसका यही है कि प्रोटीन को पैक करने में सहायता करता है तथा प्रोटीन को कोशिका के सभी दूसरे भागों तक पहुंचाता है, ठीक। मतलब पहले प्रोटीन को पैक करेगा, सिक्रेट करेगा, और उस प्रोटीन को कोशिका के सभी भागों तक पहुंचाने का काम भी इसी का होता है, ठीक। ये वहाँ गोल्गी बॉडीज हो गया। तो 3-4 चीज़ें यहाँ पता होनी चाहिए आपको। ट्रैफिक पुलिस, पोस्ट ऑफिस, एक मिनट, ठीक। अब आता लाइसोसोम। लाइसोसोम का वो सुसाइडल बैग वाला क्वेश्चन आया होगा कई बार कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इट इज़ डिस्कवर्ड डी डवे, इसकी खोज डी डवे ने की है 1995 में। ये यूकैरियोटिक सेल का एक पार्ट है, मतलब यूकैरियोटिक जंतु कोशिका, यूकैरियोटिक एनिमल सेल में ये पाया जाता है, उसका एक पार्ट है। इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ऐसे इसमें क्या होता है? अंत कोशिकीय पाचन होता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन इसमें होता है,
ठीक। क्या होता है ये आत्महत्या तैलीय इसको क्यों कहा गया? क्योंकि कोशिका के मृत हो जाने पर अथवा रोग की अवस्था में लाइसोसोम स्वतः फटकर विभिन्न कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। क्या होता है कभी-कभी कि जो हमारे सेल होते हैं वो मरने लगते हैं और हमको मान लो कोई या बीमारी कोई हो गई, तो उस केस में क्या होता है, ये जो लाइसोसोम होता है ऑटोमेटिक अपने आप फट जाता है। ठीक, फर्स्ट फट के उन सारी कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक, जो जिससे रोग हो रहा है या जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा गया है। फिर था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसकी खोज की के.आर. पोर्टर ने 1945 में। ये दो टाइप का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम 80S टाइप का पाया जाता है और स्मूथ वाले में राइबोसोम नहीं पाया जाता। ठीक, दो चीज़ याद रखना है, रफ वाले में राइबोसोम पाया जाता है और स्मूथ वाले में राइबोसोम नहीं पाया जाता। रफ वाले को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है और स्मूथ वाले को फैट की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैट की फैक्ट्री कहा जाता है। इसके बाद ये प्लांट से एनिमल सेल का फिगर है, जो डिफरेंस ऊपर से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है, किसका क्या काम है। ठीक, तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, उनको भी हेल्प होगा अगर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे ये टॉपिक पूछा जाता है। तो थैंक यू।